क्या आप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बादल से परे ऊपर आसमान में खूबसूरत से दिखने वाले स्पेस की यात्रा करना चाहेंगे? चाहे वो स्पेस रॉकेट की सवारी करना हो या फिर एक दिन के लिए आईएसएस में रुकना हो, ताकि ये देख सकें ऊपर स्पेस से हमारी धरती कैसी दिखती है। यहाँ तक कि आपका मन ये भी करे कि आप अपने रॉकेट से बाहर निकल के आउटर स्पेस में जाएं और अपने हेलमेट को अपने स्पेस सूट से अलग कर दें और फिर एक गहरी सांस लें। होल्ड ऑन, यहाँ तो कोई हवा है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी से हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से लाइट गैसेस लाइक हीलियम और हाइड्रोजन के बेहद ही कम पार्टिकल्स हमें आउटर स्पेस में मिलते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आउटर स्पेस में ऑलमोस्ट हवा है ही नहीं, जिसकी वजह से स्पेस को एक हार्ड वैक्यूम भी कहा जाता है। तो इसका मतलब आपका खुले स्पेस में बिना हेलमेट के वैकेशन पे जाने का सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन जरा इमेजिन करें कि किसी दिन स्पेस पूरी तरह से हवा से भर जाए, तो क्या इस तरह की कंडीशन हम इंसानों के लिए सही होगी? क्या हम स्पेस में बिना स्पेस सूट के ट्रैवल कर सकते हैं? और क्या हमारी धरती स्पेस की इस कंडीशन को झेल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब के साथ लेकर आया हूँ मैं आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर आउटर स्पेस को एयर से फिल कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आवश्यक चीज से, जिससे आप बिना स्पेस सूट के भी अंतरिक्ष में सांस ले सकते हैं, और वो आवश्यक चीज है हवा। बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के बचे 1% में आर्गन, नियॉन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में अदर गैसेस पाई जाती हैं। और ये वास्तव में ऐसा मिक्सचर है जिससे अंतरिक्ष को भरना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें, जैसा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम सांस लेते हैं। ये कितना अच्छा रहेगा ना हमारे लिए। स्पेस में घूमना काफी आसान हो जाएगा। किसी भी स्पेस मिशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर तो स्पेस कॉलोनाइजेशन भी आसान हो जाएगा। वाओ, अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम आपको कुछ इस तरह की मधुर आवाजें भी सुनाई देंगी, क्योंकि आउटर स्पेस में लगातार सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता रहता है, गैस और धूल के बादल का टकराव होता रहता है, ब्लैक होल का कोलिजन होता रहता है। इवन स्पेस में होने वाले हर तरह के फिनोमिना से निकलने वाली भयानक आवाजें आपको सुनाई देंगी। आपको सेंसिटिव और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो हमें अंतरिक्ष की आवाज सुनने में मदद करते हैं, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम है ही नहीं जिससे साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता, इसलिए स्पेस में हम किसी भी इवेंट्स की आवाज को सुन नहीं सकते। पर अब चूंकि हमने स्पेस को एयर से फिल कर दिया है जिससे साउंड ट्रेवल कर सकता है, इसलिए हम उन सभी इवेंट्स के भयानक साउंड को भी सुन सकते हैं, जो हमें इरिटेट या फिर बहरा या फिर मार भी सकते हैं। बस ये डिपेंड करेगा हम उस सोर्स ऑफ साउंड से कितनी दूरी पर हैं, या फिर वो सोर्स ऑफ साउंड कितना तगड़ा है। जैसे अगर मान लो सिटी में किसी तरह का धमाका होता है, तो जो लोग उस धमाके वाले एरिया के आसपास होंगे उन्हें ये आवाज काफी परेशान करेगी। पर वहीं अगर आप उस एक्सप्लोजन से काफी दूर हैं, तो आपको इसका एहसास कम ही होगा। ठीक इसी तरह से स्पेस में भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे आप सन के करीब एकदम उचित दूरी पर होंगे, जहां आप चले ना तो आपको लगभग 290 डेसिबल जितना लाउड साउंड सुनाई देगा, जो आपको बड़े ही आसानी से बहरा कर सकता है। पर वहीं अगर आप अर्थ के करीब स्पेस में होंगे तो आपको लगभग 125 डेसिबल जितना लाउड साउंड सुनाई देगा, जो आपको तुरंत बहरा तो नहीं करेगा पर हर पल परेशान जरूर करता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या जरूरत है स्पेस में इन भयानक आवाजों को सुनने की, हम तो वापस धरती पे लौट जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने वापस जाने का सोचा भी तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी और भी बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। क्योंकि स्पेस में हवा के भर जाने से हमारे प्लेनेट पर मौजूद सभी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पेस में भटकता हुआ कोई मीटियोरॉइड अर्थ की तरफ आता है तो वो ज्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा उस मीटियोरॉइड के मूवमेंट को रेसिस्ट करने की कोशिश करती है। इस मीटियोरॉइड पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो जलकर राख हो जाता है।
अब जरा इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्पेस में देखें तो अगर स्पेस में हवा होगी तो जाहिर है स्पेस में हर रोटेशन करने वाले ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन का फोर्स भी लगेगा, जिससे हमारी धरती और मून की रोटेशनल और ऑर्बिटल स्पीड भी धीरे धीरे स्लो होने लगेगी ड्यू टू फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। साथ ही इनके स्पीड स्लो होने से इनकी ऑर्बिट भी चेंज हो जाएगी। ज्यादातर चांसेस तो ये है अर्थ की पावरफुल ग्रेविटी मून को अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे मून जाकर धरती से टकरा जाएगा, जिसका अंजाम तो आप जानते ही होंगे कि क्या होगा। हर तरफ बस तबाही ही तबाही होगी। पर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इन सभी इवेंट्स के होने में 1-2 दिन या फिर साल नहीं बल्कि हजारों से लाखों सालों का समय लगेगा। पर अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारा ये ख्याल अगर रियलिटी में बदल गया तो पूरा यूनिवर्स उसके कुछ समय बाद ही तबाह हो जाएगा। जी हाँ, स्पेस में एयर के होने से धरती फ्रिक्शन की वजह से रोटेशन करना बंद कर दे उससे पहले ही हमारी धरती और उसमें मौजूद सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज हमारा प्लेनेट स्टेबल है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जिन्हें हमारी धरती अपनी ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट कर सके। पर अगर स्पेस में वैक्यूम की जगह हवा के मॉलिक्यूल्स आ गए तो अर्थ और बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडीज अपनी ग्रेविटी की वजह से उस हवा के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इससे जगह जगह पर एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस हो जाएगा और सभी सेलेस्टियल बॉडीज का मास बढ़ने लगेगा। और जब मास इंक्रीज होगा तो उनकी ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी और एटमॉस्फेयर के डेंस होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आप समझ ही गए होंगे हमारा क्या हाल होगा। जी हाँ, सही सोचा। ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंक्रीज होने से हम कुछ ही समय में कुचल दिए जाएंगे और हमारे खत्म हो जाने के बाद धरती भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी, क्योंकि गे-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अर्थ के बढ़ते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हर जगह टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारी धरती रैपिडली लावा में तब्दील हो जाएगी। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो हमारी धरती नर्क बन जाएगी। यूनिवर्स में हवा के होने से ये सारी घटनाएं अर्थ पर ही नहीं बल्कि सौर मंडल के सभी ग्रहों पर भी होंगी, जिससे सभी चट्टानी ग्रह हेल प्लैनेट में तब्दील हो जाएंगे और सभी गैसीय प्लैनेट ड्वार्फ स्टार में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लैनेट्स भी सन की ही तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। और जब इनकी ग्रेविटी यूनिवर्स में मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इनका मास इंक्रीज होगा, जिससे इनकी ग्रेविटी इंक्रीज होगी और इनकी बढ़ती ग्रेविटी इनके एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बढ़ाएगी, जो टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिससे इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इनमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा और फाइनली ये गैसीय प्लैनेट्स ड्वार्फ स्टार में बदल जाएंगे। यानी हमारे सौर मंडल में अब एक नहीं बल्कि 5-5 स्टार्स होंगे। यूनिवर्स में एयर के होने से हम तो तबाह हो ही जाएंगे, साथ ही हमारा सौर मंडल भी तबाह हो जाएगा। और ये तबाही का मंजर यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन सब के बाद पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक दूसरे को खींचने लगेंगे और आपस में ही टकरा जाएंगे। मतलब पूरा यूनिवर्स एक ही जगह पर गिरने लगेगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे ज्यादा होता जाएगा सभी सेलेस्टियल बॉडीज उसी की तरफ खींचे चले जाएंगे, या फिर यूं कहें हमारा यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। और देखते ही देखते पूरा यूनिवर्स बढ़ती ग्रेविटी से इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो सिंगुलैरिटी पे आके रुकेगा। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यूनिवर्स में हवा के मौजूद होने से हमारा यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह पाएगा और इसका नामो निशान मिट जाएगा। अब आप जरा सोचिए, जो हवा हमें जमीन पर जिंदगी देती है वो इस यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत भी रखती है। इस यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देखते हैं उन सब की अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है। उन सब के बगैर यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे गाइस, आप लोगों की क्या राय है? अगर यूनिवर्स में पूरी तरह से हवा भरी होती तो क्या होता? अगर आप लोगों के कुछ और विचार हैं इसके बारे में तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।